हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती थी, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियम कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस ना दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। शताब्दी तारीख को अगर फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती है या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाए। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन और जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है, वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरो रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो। नहीं दूनी फीस देनी पड़ जाएगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आए तो जुर्माना, ना आए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मालय ही है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सर पे में भी रुपए की एक ऐसी झक्कार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता वह अध्यापक के सामने जाता है, फीस देता और अपनी जगह पर आ बैठता। मार्च का महीना है, इस महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जाती है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या आज अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने, क्या आए तो थे, शायद बाहर चले गए हो। क्या फीस नहीं लाया? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं। अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुला कर फीस में लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता के साथ कहा, अभी आता हूँ, कसम लीजिए जो हाथे से बाहर जाऊँ। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बेटकबाज, हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिए करता था। गोरे रंग का लंबा चेहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम का मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने से अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था।
इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कविता, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता नहीं था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धू राम, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली। वो सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो आंखें लाल थी। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत साबरे रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 वर्ष की थी। उसके मुख पर एक वेदना में दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मानसिकता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ है? अमरकांत की आंखें फिर भर आई। लाख यत्न करने पर भी आंसू ना रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों ना कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत? चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटों भर से रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, क्या पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस के बात थोड़ी है, यही सरकारी कायदे हैं। मगर हो तो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपये लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सलाह देना। आपको मेरी वफा याद आई, आपको मेरी वफा याद आई। खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यतीत चित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी हो तो नहीं चल सकता था। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है। मैं तुम्हारी जवान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब। लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हूँ कुटी, फिर मेरे सीने में एक हूँ कुटी, फिर मुझे तेरी याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा उसकी तरफ, जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे होशियासन में स्पीचें दे लेते हो। आओ पान खाते चले। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे तो ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा। तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या का समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूलकर भी इसका जिक्र ना करना। आज जलसे में आओगे? मजमूलन क्या है, मुझे तो याद नहीं। अजीब वही पश्चिमी सभ्यता है, तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं मैं वहाँ कहूँगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराई हम सब जानते हैं, वही बयां कर देना।
तुम जानते होंगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यह तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा। अमरकांत के पिता लाल समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, पर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आड़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब अड़ाते बंद कर दी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए ना दे, उसे वह वेटके दे देते थे और वसूल भी कर लेते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे, गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्य उदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहाँ मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते, भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते थे। भीमकाय भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसी उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह बदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन ना रहा। लाला जी जो काम करते, बेटे को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का उसे ढोंग समझता था। वे परले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसों को ठिकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का बेटा पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता। मगर यहाँ इस देश से महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई और जिसको सराहा वह त्याज्य। महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता देश के हाथों हुआ।